दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ट्रांसफर प्राइसिंग सीरीज। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्म 3CB के ऊपर। हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग कब एप्लीकेबल होता है। उसमें हमने देखा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल तब होता है जब आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की हो और अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ की हो। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्या मतलब था? जैसे दो बहनें या फिर एक भाई बहन, मतलब रिलेटेड पार्टीज। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग जब एप्लीकेबल हो जाता है तो उसके बाद इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या लिखा है कि हमें कंप्लायंस करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है तो हमें फॉर्म 3C भी फाइल करना होता है और टीपी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि टीपी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन कब रिक्वायर्ड होती है। इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन तब हम बनाएंगे जब ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर होगी। अब कौन सी ट्रांजैक्शन? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होती है। दो रिलेटेड पार्टी, जिसको हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहते हैं, अगर दो रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन, इन दो रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई और उन सब का एग्रीगेट टोटल करेंगे उसका, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें टीपी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अब आप पूछेंगे दोस्तों कि फॉर्म 3CB कब एप्लीकेबल है। फॉर्म 3CB दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहे 1 रुपये हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 10,000 करोड़ हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज, हमें फॉर्म 3CB इशू करना मैंडेटरी है। ये एक सीए इशू करता है और ये इररिस्पेक्टिव कि कितने की ट्रांजैक्शन हुई है दो रिलेटेड पार्टी के बीच में, ये फॉर्म हमें फाइल करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों कि इनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। तो फॉर्म 3CB जो कि मैंने अभी आपको बताया एक सीए का सर्टिफिकेट है जो मैंडेटरीली दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये फॉर्म 3CB हमें 31 अक्टूबर से पहले फाइल करना होता है। तो सपोज कीजिए जो अभी आपका करंट असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर रनिंग है वो FY 22-23 है, तो उसके लिए हमें फॉर्म 3CB फाइल करना होगा 31 अक्टूबर 2023 से पहले। अब आ जाते हैं टीपी डॉक्यूमेंटेशन पर। टीपी डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या फाइल करने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, टीपी डॉक्यूमेंटेशन हमें सिर्फ फॉर्म 3CB इशू करने से पहले मेंटेन करने की जरूरत है। फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइलिंग कब करते हैं, फिर हम इसको क्यों बनाते हैं? हम टीपी डॉक्यूमेंटेशन जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आगे जाके कभी ट्रांसफर प्राइसिंग का केस खुल जाता है या ट्रांसफर प्राइसिंग की स्क्रूटनी होती है तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो इस ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को हमसे मंगवा सकता है और तब हमें ये ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन उनको देना ही पड़ेगा। इससे वो स्टडी करके बताएंगे कि आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग एनालिसिस ठीक है कि नहीं है और फिर आपका असेसमेंट उसी हिसाब से होगा। तो आप समझ ही गए होंगे फॉर्म 3CB हमें कब तक फाइल करना है। FY 22-23 के लिए 31 अक्टूबर 2023 से पहले। और टीपी डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करना है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3CB से पहले, लेकिन ये फाइल नहीं होता है तब। फाइल कब होता है? जब ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट होता है, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि है फॉर्मेट ऑफ टीपी डॉक्यूमेंटेशन। टीपी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, किस तरह से बनती है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि रूल 10D इनकम टैक्स रूल्स 1962 में लिखा हुआ है कि फॉर्मेट कैसा होगा टीपी डॉक्यूमेंटेशन का। चार चीज़ें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंडेटरीली अपने टीपी डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होनी चाहिए, वो हैं मल्टीनेशनल ग्रुप क्या है, क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। मैं आगे के सेक्शन में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि हर एक इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर आपको क्या लिखना है। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। दूसरा, इंडस्ट्री ओवरव्यू। सपोज कीजिए आपकी आईटी इंडस्ट्री है, आपका क्लाइंट आईटी इंडस्ट्री में है तो आपको आईटी इंडस्ट्री के बारे में लिखना पड़ेगा। तीसरा, फंक्शनल एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ये भी मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ ये क्या है। और चौथा, एनालिसिस ऑफ टीपी मेथड्स। सबको पता है कि 6 मेथड होते हैं, आरपीएम, सीपीएम, कप, टीएनएमएम। ये आरपीएम गलती से लिखा गया, ये आपका होना चाहिए पीएसएम मेथड। और अदर मेथड। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि फॉर्मेट आपका टीपी डॉक्यूमेंटेशन का कैसा होना चाहिए।
सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? ये इन बाकी चैप्टर्स की समरी है। जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये सारे चैप्टर्स को पढ़े, वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के इन सारे चैप्टर्स का एक समरी निकाल सकता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस प्रोफाइल ऑफ द ग्रुप टू विच द कंपनी बिलोंग्स। सपोज कीजिए आपका डाबर ग्रुप है, तो उस पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे डाबर ग्रुप के बारे में आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। फिर ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल ऑफ द एसएससी। सपोज कीजिए आपका डाबर इंडिया है, डाबर इंडिया के बारे में लिखना है। ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल ऑफ एई विथ हुम द कंपनी हैज टेकन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब उसकी एई है, सपोज कीजिए डाबर यूएस है, तो वो उसकी रिलेटेड पार्टी उसकी एई हुई, तो उसके बिजनेस के बारे में लिखना है। ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन हुई है डाबर इंडिया और डाबर यूएस के बीच में, उसके बारे में लिखना है। एंड ओवरव्यू ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम चैप्टर बनाएंगे ग्रुप ओवरव्यू का। इसमें हम फिर से जो मैंने यहीं पे बातें लिखी है, बताई हैं, वही हमें यहाँ पे डिटेल में लिखनी है। ग्रुप का ओवरव्यू, बिजनेस क्या है उनका, क्या डिविजन्स हैं उनके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सच एज टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, information pertaining to products and services offered by the group और significant development during the year। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी खुद की कंपनी, जो आपका असेसी है, जो आपका टैक्स पेयर है, अगर वो आईटी सर्विसेज में है, तो आपको आईटी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है। उसका बैकग्राउंड, क्या की ड्राइवर्स हैं उस इंडस्ट्री के, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है वो इंडस्ट्री, क्या फ्यूचर आउटलुक है इंडस्ट्री का। ये हम इसीलिए डालते हैं दोस्तों, ताकि एक समझ में आए कि ओवरऑल वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आपका क्लाइंट काम कर रहा है या फिर आपकी खुद की कंपनी काम कर रही है, वो इंडस्ट्री कैसी चल रही है। तो इसके बाद जो चैप्टर्स हमने लिखने हैं दोस्तों, वो है फंक्शनल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस की। ये बहुत ही कोर टेक्निकल ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर्स हैं और मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी कि इसमें हम क्या लिखेंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे एक इंडियन एंटिटी होती है और एक ओवरसीज एंटिटी होती है। इंडियन एंटिटी ओवरसीज एंटिटी को बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस सर्विसेज, बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एंटिटी कुछ खर्चे करती है और उसके ऊपर एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपनी ओवरसीज एंटिटी को चार्ज कर देती है। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी के दो, जो इंडियन एंटिटी है और जो बाहर की एंटिटी है, उसके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई, इन दोनों के बीच में जो ओवरसीज एंटिटी इंडियन एंटिटी को पैसे दे रही है, वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई, उसी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग गई। तो अब उसका फंक्शनल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस लिखना है। तो फंक्शनल एनालिसिस में हम इस ट्रांजैक्शन का सारे फंक्शंस लिखेंगे कि इंडियन एंटिटी ने क्या क्या किया है, उसमें क्या क्या रिस्क बेयर किए हैं, और बाहर वाली एंटिटी ने क्या क्या उसमें काम किए हैं, क्या क्या रिस्क बेयर किए हैं, क्या एसेट्स थे दोनों के पास इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस, एसेट्स और रिस्क एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें हम फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर के अंदर लिख देंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक एनालिसिस में हम ये लिखेंगे कि हमारे 6 जो ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स के अंदर हमने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया है और उस मेथड को किस तरह से लगा के हम लोगों ने ये जस्टिफाई किया है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है इंडियन एंटिटी और ओवरसीज एंटिटी के बीच में, वो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के हिसाब से है कि नहीं। अब आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का मतलब ये है दोस्तों कि जो ट्रांजैक्शन हमारी पार्टीज ने करी है, वो ट्रांजैक्शन उसी तरीके से होती अगर कोई दो अनरिलेटेड पार्टीज कर रही होती, मतलब एक जस्टिफाइड ट्रांजैक्शन है। इस पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस, एनालिसिस, ये डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म 3CB, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है ये प्रूव करना कि ये जो ट्रांजैक्शन हमने की है इंडियन एंटिटी और बाहर वाली एंटिटी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो आर्म्स लेंथ पे है, वो जस्टिफाइड है। अगर कोई अनरिलेटेड पार्टी भी कर रही होती तो भी इसी तरीके से कर रही होती। तो यही कंक्लूजन हमने लास्ट में लिख देना है। टच अपॉन करूंगी मास्टर फाइल और CBCR के ऊपर। जो वेब एक्शन प्लान लाए गए हैं उसके हिसाब से अब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर 3 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। एक तो हो गया आपका TP डॉक्यूमेंटेशन, जिसको लोकल फाइल कहा जा रहा है, एक हो गया मास्टर फाइल और एक हो गया CBCR। TP डॉक्यूमेंटेशन की एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको समझा दी है और मोस्टली यही एप्लीकेबल होती है, लेकिन मास्टर फाइल और CBCR भी भूल नहीं सकते अगर ये एप्लीकेबल होती है, जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हो रही है, तो इनको भी ज़रूर फाइल करना है। तो मास्टर फाइल कब फाइल होती है? जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जब इसको क्रॉस करेंगी तब आपको मास्टर फाइल फाइल करना होगा। इसमें CA सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसकी लास्ट डेट फाइलिंग की कब है? नवंबर 2023 फॉर FY 22-23। CBCR क्या है? कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट।
ये कब एप्लीकेबल होता है? जब कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 6400 करोड़ से ज़्यादा है, 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है। तो आप समझ ही सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रुप पे ये एप्लीकेबल होता है, छोटे ग्रुप्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कौन फाइल करता है? अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी। सपोज कीजिए एक यूएस ग्रुप है, तो यूएस अगर हेडक्वार्टर है तो इसकी जो सबसे अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो भी यूएस में बैठी होगी, वो ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट फाइल करेगी। बाकी और एंटिटीज को उस ग्रुप की फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया बेस्ड एंटिटी ग्रुप है, सपोज कीजिए डाबर, तो इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, तो डाबर जैसी कंपनी को ये खुद फाइल करनी पड़ेगी इंडिया में, अनलेस इन दोनों एंटिटीज ने किसी और एंटिटी को किसी और कंट्री में ऑथराइज कर दिया है कि आप हमारे बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं। और इसको कब फाइल करना होता है? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर ऑफ द अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी। सपोज कीजिए इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो इस दिसंबर 23 की जो रिपोर्ट सीबीसीआर है वो फाइल होगी दिसंबर 24 तक। आई होप मैंने बहुत ही इजीली आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मास्टर फाइल और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट कब फाइल होती है। ये जनरली बहुत बड़े ग्रुप्स को एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको अलग से ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मेरे चैप्टर के एंड में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।